हेलो भैया, मैं सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं अगतंत्र की, और अगतंत्र में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गर्विस एंड दूसरी। ठीक है, तो हम बात करते हैं गर्विस की। सबसे पहले हम इसमें गर्विस देखेंगे, देन उसके बाद हम दूसरी देखेंगे। सबसे पहले हम गर्विस की बात करते थे। देखो गर्विस क्या है, एक बार इसको मॉडर्न से समझ लेते हैं। तो गर्विस एक प्रकार की क्रोनिक टॉक्सिटी है। ठीक है, मतलब गर्विस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, कोई भी जो आर्टिफिशियल पॉइजन है उनको मिलाया जाता है और उसको बार बार उसका सेवन किया जाता है। जैसे हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, तम्बाकू हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, या इंसेक्टिसाइड्स हो गए जो फ्रूट्स पे, प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे, इन सब पे लगे रहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, ठीक है, या कोई भी आर्टिफिशियल एकुमुलेशन हो गया जो भी मैंने भी आपको बताया, कुछ फूड प्रिजर्वेटिव हो गए, ठीक है, किसी ड्रग्स की टॉक्सिटी हो गई, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल बहुत लंबे समय से, तो वे सारे किसके आ जाएंगे, गर्विस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो गर्विस को थोड़ा मॉडर्न से भी आप समझो, तभी आप गर्विस को समझ सकते हो। तो अब गर्विस की यहाँ पर हम डेफिनेशन समझते हैं। पहले देखो, अब साइड में ही मैं आपको एक बार गर्विस और दूसरी विस का डिफरेंस बता देता हूँ, तब जाकर मैं गर्विस को स्टार्ट करूँ। देखो गर्विस क्या है, गर्विस मैंने आपको बताया कोई भी एक आर्टिफिशियल पॉइजन है जिसको मिक्स किया जाता है और उसको लगातार लिया जाता है। दूसरी विच क्या होता है, देखो दूसरी विच हमारे बॉडी में, देखो हमारी बॉडी में जो पॉइजन रह जाता है आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, तो हम मतलब जब भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद भी हमारी बॉडी में जो पॉइजन बचा हुआ होता है उसको हम कहते हैं दूसरी विष। अब और दूसरी विष को हम आगे देखेंगे जब दूसरी विष को हम पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल गर्विष को समझते हैं। तो गर्विष की जो व्याख्या की गई है, तो इसमें श्लोक बताया गया है जो कि चरक चिकित्सा 23 में आया है। गर संयोगज च अन्यद आ रसंजनम गद पर्दनम काल अनंतरम विपाकित्वनम तदासु हर हरत्याउषण। तो हरत्याउषण, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, तो जो घर घर क्या बताया गया है कि बहुत सारे द्रव्यों के संयोग के मिलकर बना रहता है। तो बताएं चे अन्य रस अंजन, मतलब बहुत सारे जो रस है उनके संयोग से जो मिलकर बना होता है, जो गद पर्जन, जो व्याधि को जो उत्पन्न करता है, गद मतलब व्याधि, पर्जन मतलब उत्पन्न करता है, और काल अंतरे विपाकी, और जिसका जो विपाक है वो बहुत लंबे समय के बाद होता है। जैसे मैंने बताया ना, बहुत समय लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है, तम्बाकू खा रहा है, या कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पे जो भी फलों पे फ्रूट्स पे लगे हुए हैं, ठीक है, और और त्वदंत तदानासु हत्यासनम, और इसलिए वो जल्दी प्राणों को नाश नहीं करता है। तद आशु हत्यानासम, तद आशु, आशु मतलब इसलिए वो जल्दी से प्राणों को नाश नहीं करता है, क्योंकि इसका जो विपाक है वो बहुत लंबे समय में होता है। जबकि आप जानते हो विष का जो विपाक है वो आशुकारी होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गर्विष का जो विपाक है वो कैसा, अपाकी है, मतलब इसको पाचन होने में बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से वो प्राणों का नाश बहुत लंबे समय से कर सकता है। मॉडर्न में एक बार इसको दिमाग में बैठा लेना है कि जितने भी हमारे पॉइजन ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह है, ड्रग्स की टॉक्सिटी है, मतलब कोई भी ड्रग्स बहुत लंबे समय से ले रहे हो तो इनसे आप रिलेट कर सकते हो। देन अब इसके हम प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो गर्विष का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सौभाग्यार्थ स्त्रियाम स्वेदो रजो नान अंगम मलनम। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्त्रियाँ अपने सौभाग्य की रक्षा चाहती है तो वो क्या करती है, अपना जो स्वेद होता है यानी स्वेट होता है, जो रज होता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, और भी जो उसके बॉडी के जो बहुत सारे मल्स होते हैं फीमेल के, ठीक है, उन सभी मलों को वो पुरुष को देती है। ठीक है, अब मतलब स्त्रियाँ पुरुषों को अपने वश में करने के लिए इन सभी यहाँ पर विषयों को, मतलब ये जो भी जो अंग बताए गए, मल बताए गए हैं, इनको देती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इनका प्रयोग बताया गया है। देन इसके बाद हम लक्षण देखते हैं। तो गर्विष के क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, देखो पांडु मिलेगा, एनीमिया मिलेगा। देखो जो गर्विष होता है तो जैसे हमने बताया कि लॉन्ग टाइम में इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, मतलब क्रोनिक टॉक्सिकेंट होता है, ठीक है, तो पांडु दिखाएगा, ठीक है, एनीमिया दिखाएगा, कार से वीकनेस दिखाएगा बॉडी में, अल्प अग्नि, ठीक है, अग्नि कैसा करेगा, मंद कर देगा, ठीक है, और विष के जितने भी लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। मर्म स्पंदन, ठीक है, जो मर्म हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो पल्पिलेशन देखने को आपको मिलेंगे। गुल्म देखने को मिलेगा, फैंटम ट्यूमर, क्षय रोग और ज्वर देखने को मिलेगा, और आद्यमान देखने को मिलेगा, टिम्पेनाइटिस, शोथ देखने को मिलेगा हाथ पैरों में, और जठर रोग यानी उदर व्याधि भी आपको देखने को मिलेंगी। और भी कुछ लक्षण बताए गए गर्विष के। ऐसे रोगी सामान्य स्वप्न में बिल्ली या गीदड़, जंगली जानवर, नेवले और बंदर आदि दिखते हैं। ठीक है, मतलब सपने में ये जंगली जानवर को ही देखते हैं, सूखे पेड़ व जलाशय आदि दिखते हैं। ठीक है, और जितने भी जो पेड़ है और जलाशय है जहाँ पर पानी भरा रहता है वो सभी उनको सूखे दिखाई देते हैं। यदि वह व्यक्ति सफ़ेद वर्ण का है तो वह स्वप्न में अपने आप को काले वर्ण का देखता है, और ऐसे ऐसे ही वाइस वर्सा है। देखो अगर काले वर्ण का होगा तो सफ़ेद देखेगा अपने आप को, और सफ़ेद वर्ण का होगा तो काले वर्ण का देखेगा। ये सब कहीं ना कहीं गर्विष के लक्षण की वजह से मिलते हैं, मतलब देखने को इनको मिलता है।
वह स्वप्न में अपने कान और नाक के बिना ही विकृति इंद्रियों के साथ भी दिखाई देता है। तो वो कैसे दिखाई देता है कि उसके मतलब वो सपने में जो भी व्यक्ति गर्विस का सेवन कर रहा है लॉन्ग टाइम से, तो उसको दिखता है कि उसके कान नहीं है, नाक नहीं है, ठीक है, और जो इंद्रिया है वो भी विकृत हो रही, मतलब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो ऐसी चीज़ दिखाई देखने को सपने में मिलती है। ठीक है, ये सारा जो भी मैंने यहाँ पर बताया है वो सारा स्वप्न से रिलेटेड बताया है। स्वप्ने में वो जंगली जानवरों को देख रहा था, जब स्वप्ने में वे सूखे और जलाशय आदि को देख रहा था, और स्वप्ने में अपने आप के विपरीत रंग को देख रहा था, और स्वप्ने में वो अपनी जो इंद्रिया है, ठीक है, इंद्रियों के बिना देख रहा था। ठीक है, देन अब बात करते हैं हम गर्विस की चिकित्सा के बारे में। ठीक है, तो गर्विस की चिकित्सा क्या बताइए, देखो पहले बताया गया सबसे पहले शोधन कराना है। शोधन कैसे कराते हैं, ताम्र चूर्ण का मधु के साथ सेवन कराना है, देन उसके बाद वमन कराना है, और इससे क्या होगी, आपकी हृदय की शुद्धि हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर ताम्र चूर्ण है, देखो ताम्र चूर्ण होता है ऐसे ही, और विष में हम भस्म का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपने अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा तो विष वाले जब विष की चिकित्सा बताई थी वहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर तो मैंने बताया था कि ताम्र भस्म हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ताम्र चूर्ण का प्रयोग किया जा रहा है मधु के साथ, और इनके साथ सेवन कराने के बाद वमन कराया जाता है। इससे क्या हो जाता है, हृदय की शुद्धि हो जाती है। देन उसके बाद स्वर्ण प्रशासन हो गया। ठीक है, स्वर्ण प्रशासन करते हैं, ठीक है, मतलब शोधन के पश्चात आपको स्वर्ण भस्म देनी है मधु के साथ। देखो सेम वही है, वहाँ पर भी हम विष के अंदर कर रहे थे और यहाँ पर ये चिकित्सा हम गर्विष के अंदर कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी थोड़ा बहुत याद हो कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा कुछ पढ़ाया था, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद रख लेना। देन उसके बाद हम अगतपान कराते हैं, मतलब उसी प्रकार का एंटीडोट देते हैं। देखो जैसे अब यहाँ पर अगतपान कौन सा देते हैं, नागदत्ती आदि घृत देते हैं। तो नागदत्ती आदि घृत क्या होता है, देखो आदि लगा हुआ है, मतलब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नागदंती होगा, और उसके अलावा और भी बाकी इंग्रेडिएंट होंगे, जैसे कि त्रिवृत होता है, दंती होता है, द्रवंती होता है, और स्नोई क्षीर होता है। अगर आप एक तरीके से देखो, ये भी जो सारे इंग्रेडिएंट, त्रिवृत हो गया, ठीक है, त्रिवृत ये भी विरेचन के लिए होता है, दंती भी, द्रवंती भी कहीं ना कहीं विरेचन के लिए यहाँ पे बताया गया, स्नोई क्षीर भी। ठीक है, तो ऐसे सारे द्रव्य को मिलाकर आप नागदंती आदि घृत बनाओगे, और इसका जो कल्क है वो एक आड़क लोगे। ठीक है, और उसको महिष घृत के साथ, महिष घृत मतलब जो भैंस का जो घृत होता है उसके साथ आपको सेवन करना है। देखो एक आड़क क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब एक आड़क कितना होता है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं इसको वहाँ पे बता दूंगा, नहीं तो रसशास्त्र में आपको पढ़ाया गया होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं लक्षणिक चिकित्सा के बारे में, मतलब अब लक्षण के अनुसार चिकित्सा करते हैं। तो ये हो गया हमारे गर्विस। देखो अब गर्विस का आया आयुर्वेद में, आयुर्वेद का आप इतना सारा कंटेंट लिख सकते हो, पहले व्याख्या लिख सकते हो, प्रयोग क्या है, लक्षण क्या है और चिकित्सा क्या है। देन उसके बाद आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बताऊंगा वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो जो गर्विस है दूसरी विष है वो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मोस्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि गर्विस और दूसरी विष को व्याख्या कीजिए, या फिर गर्विस और दूसरी विष की आयुर्वेद और मॉडर्न एक्सेप्ट से व्याख्या कीजिए। ठीक है, मोस्टली इस चैप्टर से 5 नंबर का ही आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गर्विस का श्लोक भी लिखा है और दूसरी विष का भी श्लोक लिखा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इतनी आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, गर्विस में मैंने क्या बताया। देखो गर्विस की व्याख्या क्या है, पहले तो व्याख्या करने से पहले इसे मॉडर्न रिलेट कर सकते हो। देखो गर्विस आज के टाइम पे गर्विस क्या है, जो भी क्रोनिक स्मोकिंग आप कर रहे हो, अल्कोहल वगैरह आप पी रहे हो, या जो भी फ्रूट आप खा रहे हो, फ्रूट्स पे जो भी पेस्टिसाइड लगे हुए थे, इंसेक्टिसाइड लगे हुए थे वो आप खा रहे हो। ठीक है, या फिर जो भी इंडस्ट्री की वगैरह से जो केमिकल वगैरह से कुछ हो रहा है, या फिर कोई भी आप ड्रग्स खा रहे हो बहुत लंबे समय से, उसके टॉक्सिनेंट की वजह से, उसके साइड इफेक्ट की वजह से, या कोई भी अल्कोहल वगैरह बहुत लंबे समय से कर रहे हो, तो वो सारे गर्विस के अंदर आ जाते हैं। फिर हम आयुर्वेद में इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज गर्विस। तो हमने देखा कि गर संयोग च अन्य रसांजन गदपर्दनम, मतलब जो बहुत सारे रसों से कह दो, या बहुत मतलब दो या द्रव्यों के मिलने की वजह से जो बनता है उसे हम गर्विस कहते हैं। ठीक है, मतलब दो विषों को आप आपस में मिला रहे हो, ठीक है, दो आर्टिफिशियल विष को आपस को मिला रहे हो, जो कि क्या करता है, कोई व्याधि उत्पन्न करता है। और इसका जो पाक होता है गर्विस का, वो बहुत लंबे समय में होता है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने किया स्मोकिंग या अल्कोहल आपने पिया आज ही इफेक्ट दिखाएगा, नहीं, वो एक टाइम लगेगा। अल्कोहल आपके लीवर को ख़राब करेगी, और जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो वो आपके लंग्स को ख़राब करेंगे। तो ऐसे नहीं कि आज ही पीने से ख़राब हो जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, और इसलिए वो जल्दी प्राणों का नाश नहीं करता है, धीरे धीरे प्राणों को नाश करता है। टॉक्सिकेंट जैसे आपने पढ़े हुए होंगे बहुत ज़्यादा, वैसे बायोमैग्निफिकेशन के अंदर देखा होगा कि जो टॉक्सिकेंट टॉक्सिसिटी जो होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। फिर प्रयोग मैंने बताया, प्रयोग मुझे तो कुछ ऐसा कुछ खास समझ में आया नहीं था, पहले के टाइम पे वो करते होंगे गर्विस का प्रयोग। ठीक है, तो मैंने भी बता दिया कि स्त्रियाँ अपने पति को काबू करने के लिए, ठीक है, अपने जो भी मल होते हैं, ठीक है, स्वेद रज अनंग मल, जितने भी मल है इन सभी को गर्विस कहा जाता है। जितने भी इनके जो स्त्रियों के मल है ये गर्विस की तरह ही काम करते हैं, जो कि पुरुष को अपने वश में करने के लिए काम करते हैं, या फिर स्त्रियाँ किसी दूसरे व्यक्ति के वश में आने की वजह से भी अपने पति को गर्विस का सेवन कराती है।
ठीक है, मतलब दूसरे व्यक्ति के धमकाने कहने पर ये ठीक है, जैसे मैंने बुक में लिखा था, ठीक है, इतना खास मुझे ऐसा लगा नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद लक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पांडु कारसे अग्निविष मनस्पंदम आद्यमान शोध गुल्म और क्षय ज्वर, और उसके अलावा जो भी यहाँ पर लक्षण बताए मैंने वो स्वप्न में बताया कि स्वप्न में कैसे दिखेगा, कैसा ये। चिकित्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले शोधन कराना है, देन उसके बाद स्वर्ण प्रशासन कराना है और अगधपान का सेवन कराना है, देन उसके बाद लक्षणिक चिकित्सा करनी है। लक्षणिक चिकित्सा सर कहने का मतलब क्या है आपका, देखो जिस तरह के आपको लक्षण दिखेंगे उसके अनुसार ही चिकित्सा करनी है। देखो मैंने पहले ही बताया था सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, जैसे अगर पेन दिख रहा है तो मॉर्फिन दे रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर भी जिस तरह से आपको लक्षण दिखेंगे उसी के अनुसार वहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट करेंगे। ये आपका जो पार्ट हो गया वो सारा गर्विस का पार्ट हो गया, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट ऑफ गर्विस। देखो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम अब यहाँ पर जो विस को मॉडर्न से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब गर्विस को मॉडर्न से रिलेट हम, अरे देखो देखो ये यहाँ पर गर्विस का है, देखो ये वैसे तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, जैसे मैं जितना पढ़ा हूँ नोट्स में इतना सफिशियंट है, फिर भी आप देख लो कि गर्विस इज प्रिपेयर्ड अननेचुरली बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस टू प्रोड्यूस वेरियस डिजीज। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है, जो गर्विस होता है वो नेचुरली नहीं होता, अननेचुरली होता है। अननेचुरली क्यों होता है, क्यों वो कंबाइन से बनाया जाता है, बहुत सारे सब्सटेंस के कंबाइनेशन से बनाया जाता है, इसलिए अननेचुरली होता है। देखो नेचुरली अपने आप होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन से बनाया जा रहा है वो अननेचुरली है, एंड जो कि क्या करता है टू प्रोड्यूस वेरी डिजीज, जो बहुत सारी डिजीज आपको प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट काज इंस्टेंस डेथ और पर्सन सिंस इट टेकन सम टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ पॉइजन टू गेट मेटाबोलाइज मतलब ये क्या बताना कहने की कोशिश कर रहा है, देखो ये इंस्टेंस आपको डेथ नहीं करता, ठीक है। इंस्टेंस किसी भी पर्सन की वो डेथ नहीं करता है, इसको जब थोड़े लंबे समय तक वो टाइम लेता है, जब उसका अच्छे से मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसा होता है, देर में होता है, इसका थोड़ा समय लगता है, देन उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग वगैरह केस मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब सेम जो मैंने पहले आपको हिंदी में बताए थे या फिर मैंने जो नॉर्मली आपको वैसे बता दिए सेम वही लिखा है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को और भी मतलब कोई भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है उसको और भी ज़्यादा लिखना है तो लिख सकता है, ठीक है। तो वैसे इतने जल्दी लिखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर में ही आता है, जो जितना मैं बता रहा हूँ इतना सफिशिएंट है आपके लिए। करंटली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फास्ट लाइफ फास्ट फूड, देखो ये मैंने बताया कि जिस तरह से आपकी आज जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, जैसे फास्ट फूड से, पेस्टिसाइड हो गए, अडल्ट्रेशन जो मैंने अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो गए, आर पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिन फ्रॉम वेरियस एंगल्स। तो बहुत सारे एंगल से जो पीपल्स है वो टॉक्सिन से एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं टॉक्सिन के रिलेशन में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। बाय दिस पॉइजन द पर्सन बिकम पेल एमिस्केटेड एंड विद पुअर डाइजेशन। तो अब यहाँ पर इसके एक तरीके से सिम्टम बताए गए हैं कि जो पेल हो जाता है, एमिस्केटेड हो जाता है, पुअर डाइजेशन हो जाता है, एंड सफ़र फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ द डाइजेशन, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, फ्लेटुलेंस मतलब वही जो आद्यमान हम कहते हैं, एडिमा सोत, एडिमाइन फीट एंड हैंड, वही तो जो हमने आयुर्वेद में देखे थे एक लक्षण वो भी यहाँ पर सेम ऐसे ही बताए गए हैं जो आयुर्वेद में हमने देखे थे यहाँ पर कि गोलम फैंटम ट्यूमर कर, देखो जो हमने आयुर्वेद में पढ़ा था केवल इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि मॉडर्न एक्सेप्ट से हम किस तरह से गर्विस को रिलेट कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बुक से पढ़ाया, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले हिंदी बताई उसको इंग्लिश में लिख दिया, मुझे कोई ऐसा सेंस नहीं लगा था, फिर भी मैंने अपने या फिर आप लोगों की सहूलियत के लिए समझा दिया था। अब इसका हम बात करते हैं, एनी फॉर्म ऑफ द इनकॉम्पिटेबल ड्रग्स कॉम्बिनेशन या लेस पोटेंट टॉक्सिन डेट मे गेट इनटू आवर डेली यूटेंसिल्स एक्सीडेंटली इंटेंसली विल डिफरेंटली हार्म द कंज्यूमर। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी फॉर्म का मतलब कोई भी इनकॉम्पिटेबल फूड हो, ठीक है, इनकॉम्पिटेबल फूड हो या इनकॉम्पिटेबल ड्रग्स कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, या फिर ऐसा पॉइजन जो कि लेस पोटेंट टॉक्सिन हो, ठीक है, अगर आप उनको लेते हो डेट आवर डेली यूटेंसिल एक्सीडेंटली, मतलब जो भी आप यहाँ पर आपके यूटेंसिल बनाए तो बर्तनों से भी हो सकता है, या फिर जो भी आप फ्रूट वगैरह खा रहे हो, ठीक है, आप जो भी फूड वगैरह खा रहे हो, अगर इनमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर उसके बाद एक टाइम बाद वो आपको क्या करेगा, हार्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एनी फॉर्म ऑफ इनकॉम्पिटेबल ड्रग्स कॉम्बिनेशन, मतलब आप उल्टा सीधा खा रहे हो, जैसे कि अभी आपने खाना खाया है लेकिन फिर आप दावत खाने चले गए, आप कुछ मोमोज़ खाने चले गए, या फिर आपने अभी मोमोज़ खाया है तो उसके बाद आप और भी कुछ खा लिया, जैसे आजकल चाउमीन, पेप्सी, ये सब चाउमीन से पेप्सी बना रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके का कुछ जान रहे हैं, ऐसा फूड खा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कोई ड्रग्स का उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जैसे कि कुछ जो ड्रग्स होती है वो आपस में रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे दवाई ले रहे हो जो आपस में रिएक्ट कर गई है, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप कर रही है, पॉइजन डेवलप कर रही है,
तो ये सभी तो आपने फील करा होगा कि जब भी आप जाते हो तो डॉक्टर मना करता है कि इस दवाई में इतने दिन का गैप रखना, सॉरी इतने दिन का नहीं, इतने घंटे का गैप रखना, ठीक है, ताकि जो आपस में वो रिएक्ट ना करे, कॉम्बिनेट ना करे। या फिर लेस पोटेंट टॉक्सिन दैट में गेट इनटू अवर डेली यूटेंसिल एक्सीडेंटली इंटेंसली विद डेफिनेटली हार्म द कंज्यूमर। मतलब या फिर आप ऐसे फूड वगैरह खा रहे हो जिनमें आर्टिफिशियल कोई पॉइजन लगा हुआ है, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स या फसल जो भी है ऐसा खा रहे हो तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली आपको हार्म करेगा एक ना एक दिन तो। उसके बाद एडिंग नॉट न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इन फूड टू इम्प्रूव अपीयरेंस। तो यहाँ पर जो एडिंग मतलब किसी भी एक फूड में आप नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, क्यों ऐड कर रहे हो, ताकि उसकी जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, फ्लेवर अच्छा हो जाए, टेक्सचर अच्छा हो जाए। भाई ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है। एंड स्टोरेज प्रॉपर्टी आर इंजीरियस टू हेल्थ कैन रिजल्टिंग इन डेथ। तो अन स्टोरेज के लिए, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और ये सब क्या होते हैं, इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस मतलब हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, और अल्टीमेटली रिजल्ट में मतलब एक समय बाद इनसे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो आप समझ रहे होगे कंट्री एस्पेक्ट ऑफ गर्विस, ठीक है। तो गर्विस, देखो गर्विस आयुर्वेद में गर्विस है, लेकिन मॉडर्न में बहुत चीज़ों से रिलेट करता है, ठीक है। तो गर्विस जैसे टमाकू से स्मोकिंग हो गई, टबैको हो गया, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, या फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हो गए, ठीक है, क्रीम्स हो गई, तो वो सबसे किसको रिलेट कर रहे हैं, गर्विस से रिलेट हम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रोल ऑफ गर्विस इन द मैनिस्ट्रिफेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, किस तरह से जो गर्विस का क्या रोल होता है किसी डिजीज को मैनिस्ट्रिफेशन करने में, ठीक है। तो जैसे बताया गया जो सोडियम सिट्रेट हो गया, BHA हो गया, बोtuलियम हाइड्रोक्सोनाइजोल हो गया, और बोटुलियम हाइड्रोक्सिन टोलिन हो गया, ट्रांसफैट हो गया, एंड प्रोपिगैलेट हो गया। तो ये क्या करते हैं, सम ऑफ डेंजरस एडिटिव इन अवर कॉमन फूड। देखो ये जितने भी मैंने यहाँ पर केमिकल्स बताए गए हैं, ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स भी है, कुछ फैट्स भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे जो फूड होता है उनमें वो एडेड रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, बिहेवियर प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और रिनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक लॉन्ग टाइम बाद, तो ये क्या करें, आप धीरे धीरे आप खा रहे हो तो उसके एक लॉन्ग टाइम बाद ही तो आपको इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि आप बहुत कोल्ड ड्रिंक ही मान लेते हैं, मान लो कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक आप लोग पी जा रहे, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कोल्ड ड्रिंक पी और दूसरे दिन इफेक्ट दिखाएगा, नहीं। जब आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से आपके कैंसरिजन इफेक्ट दिखा सकता है, और आपके डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल शुगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव कलरफुल कंपाउंड डाले जाते हैं जिसकी वजह से आप कार्सिनोजन इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो इफेक्ट देखने को आपको मिलते हैं। जैसे मान लो आप फैट वाली चीज़ खा रहे हो, ठीक है, आपने ऐसा नहीं एक दिन मोमोज बर्गर खाया तो कुछ हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे खा रहे हो तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, और VLDL के लेवल को बढ़ाएगा, HDL के लेवल को कम करेगा, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉट बनेगा, और क्लॉट बनेगा तो कहीं ना कहीं हार्ट रेट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रेट की नहीं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड को सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। तो ये सब धीरे धीरे करके यहाँ पर बनती है, इन सभी को हम गर्विस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो आर्टिफिशियल शुगर लाइक एस्पार्टेम। देखो जो आर्टिफिशियल कौन होता है, एस्पार्टेम। अब यहाँ पर आप बताना कि एस्पार्टेम का केमिकल फार्मूला क्या है। एडेड टू द सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कि किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में एडेड होता है, जो जो कोल्ड ड्रिंक क्या करती है, सो करती है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। देखो आजकल आप एक डाटा है, आप ये गूगल पे सर्च मारना कि जो कार्सिनो इफेक्ट है, मतलब कैंसर के जो पेशेंट है वो आज 2025 तक कितने हो गए, ठीक है। अब वैसे 2026 चल गई है, तो आप 2025 तक का डाटा देखना कि इन 2020 से लगा लो, 2020 से 25 साल यानी 5 साल के अंदर कितने कैंसर पेशेंट थे, और पिछले 5 साल के अंदर कितने कैंसर पेशेंट थे। जैसे जैसे आप हर 5 साल के नेक्स्ट में जाते जा रहे हो, ये डाटा इंक्रीज होता जा रहा है। वैसे तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम मोटा मोटा 5 साल का डाटा उठाना तो आपको पता लग जाएगा कि नंबर कितना बढ़ गया। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आजकल बहुत सारी कंपनियां हो गई, बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर हो गए, जो कोकोला को, स्टिंग को वगैरह को, दुनिया भर को वो मतलब एडिस करते हैं कि स्टिंग पीने से वो हो जाता है, और मतलब कितनी तरह की ड्रिंक्स आती है जो कि गलत है। वो खुद तो पीते नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर प्रमोट करके पिला देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी इन्फ्लुएंसर के झोंसे में नहीं आना है, और थोड़ा सा समझदार बनना है, ठीक है। तो उसके बाद सोडियम लोरेन सल्फेट। देखो ये सोडियम लोरेन सल्फेट है, आप चाहे कोई भी कंपाउंड सही, चाहे कोई भी फेस वॉश सही, या कोई भी साबुन सही, जितने भी जो झाग आता है वो किसकी वजह से आता है, इसी सोडियम लोरेन सल्फेट की वजह से आता है। आप कोई भी क्रीम वगैरह ले लो, कोई शैम्पू वगैरह ले लो, इन सभी के अंदर सोडियम लोरेन सल्फेट होगा, क्योंकि ये फोमिंग एजेंट होता है, झाग बनाने का काम करता है, ठीक है।
लेकिन ये झाग तो बना देता है, लेकिन इसका भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सोडियम लोरेन सल्फेट कॉमनली सीन इन द फेस क्रीम्स रिमूवल ऑफ द डर्ट एंड ऑयल फ्रॉम द स्किन इज प्रूव्ड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। तो ये प्रूव्ड हो चुका है कि इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, फिर भी लोग उपयोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बस मेरे कहने से आप अपने घर का शैम्पू उठा लेना, चाहे आप क्लिनिकल निकाल लेना, हेड एंड शोल्डर निकाल लेना, ठीक है, और डब देख लेना, सभी के पीछे सोडियम लोरेन सल्फेट लिखा होता है। कोई साबुन देख लेना, उसके इंग्रेडिएंट में सोडियम लोरेन सल्फेट पहला ही कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद डाइब्यूटाइल फिथेलेट सीन इन नेल्स एंड प्रोडक्ट इन एंडोक्राइन डिसरप्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन। देखो, एक आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रही है फीमेल्स के अंदर कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अब कंसीव ना कर पाने का रीज़न पहला तो यही होता है कि मेन जो होता है वो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोन बैलेंस नहीं होते सही से, या फिर अगर फीमेल में कंसीव भी हो जाता है तो वो अबॉर्ट बहुत जल्दी हो जाता है, 2 महीने में अबॉर्ट होगा, 3 महीने में अबॉर्ट होगा। इसके पीछे का कारण हार्मोनल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आजकल लड़कियां देखते हो कितना फैशन वगैरह करती है, कितने नेल पॉलिश वगैरह लगाती है, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कहता नहीं लगाओ, लगाओ, अच्छी कंपनी के लगाओ, आप पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे बनो, और उसके अनुसार देखो कि किन किन केमिकल वगैरह है, जो केमिकल है कौन कौन से हार्मफुल होते हैं, तो उनको आप नेगलेक्ट करो, ठीक है। बेशक थोड़ा आपको कॉस्टली लेना पड़ जाए, पर अपनी हेल्थ से कभी भी आप खिलवाड़ ना करो, ठीक है। जो डाइब्यूटाइल, देखो अब ये फीमेल से मेरी गुजारिश है, जो भी लड़की ये इसको देख रही है, तो आप कोशिश करना कि जो भी आप प्रोडक्ट लगा रही हो नेल्स वगैरह में, जो भी आप नखूनी वगैरह लगा रही हो, नेल पॉलिश लगा रही हो, तो उनमें एक बार देखना कि क्या उसका इंग्रेडिएंट डाइब्यूटाइल पैथलेट है या नहीं है, ठीक है। पढ़ने के लिए मत रखो केवल, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी रखो यार, डॉक्टर बनोगे कल आगे जाके ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये सब हिस्ट्री टेकिंग में बहुत में काम आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं BHA एंड BHA, जो मैंने बताया बुटलेट हाइड्रोक्सिनिजोल, और BHT बुटलेट हाइड्रोक्सटोलिन, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था। ये जितने भी लिपस्टिक वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, ठीक है, आजकल तो मॉइस्चर वगैरह बहुत आ गई है, ठीक है। तो इन सभी में आप एक बार चेक करा करो कौन सा इंग्रेडिएंट हार्मफुल है, कौन सा नहीं है, क्या इसका अगर नहीं पता है तो यार गूगल बाब है, वहाँ से सर्च कीजिए, उसका देखिए, चैट GPT है, ठीक है, परप्लेक्सिटी है, तो बहुत सारे यहाँ पर नाम है। तो इनकी वजह से क्या होता है, कॉज लीवर, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम्स एंड अफेक्टेड ब्लड कोगुलेशन। तो ये आपका लीवर को, थायराइड को, किडनी को, इन सभी को अफेक्ट करते हैं, और आपके ब्लड कोगुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रोल ऑफ गर्विस का देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से वो डिजीज को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से इंक्रीज करते हैं एक तरीके से। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरी विष के बारे में। देखो, अगर आपको एग्जाम में गर्विस के बारे में 5 नंबर को लिखने को है, तो मुझे नहीं लगता आप नहीं लिख पाओगे। इसके बाद आप सभी लिख पाओगे। आप व्याख्या लिखना, प्रयोग लिखना, लक्षण लिखना, चिकित्सा लिखना, मॉडर्न एक्सेप्ट लिखना, ठीक है, ये आप लिख पाते हो तो आप यहाँ पर अच्छे से 5 नंबर स्कोर कर जाओगे गर्विस के अंदर, ठीक है। अगर दूसरी विष 5 नंबर का आता है तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं पहले दूसरी विष को। तो दूसरी विष में क्या बताया गया है कि जीर्णम विषणम औषधम आभिरतम व दाव अग्नि वात आतप शोणितम व स्ववातो वाणा गुणे संयुक्तम दूषी व्याख्यायाम विषम व्युपे इति। तो यहाँ पर क्या बताया, देखो, स्थावर जांगम कृत्रिम विष का वह अंश जो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, विषनाशक औषधियों के प्रभाव से विष निर्विष होकर शरीर में ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे शरीर के धातुओं को दूषित करता रहता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो, जो स्थावर विष होता है, जांगम का विष होता है, कृत्रिम का विष होता है, वो हमारी पूरी बॉडी से, हमारी जो मतलब इनका जो अंश है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, और जो भी विषनाशक औषधि हम लेते हैं तो उनके प्रभाव से वो धीरे धीरे करके निर्विष हो जाता है, निर्विष होकर शरीर में पड़ा रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, शारीरिक धातु को दूषित करता रहता है, उसे हम दूषित विष कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका अब श्लोक का मतलब समझ लेते हैं। तो जीर्ण विष घन औषधम अविरतम, तो मतलब इसका कह रहा है जीर्ण हो जाता है, जो दूसरी विष होता है उसका जीर्ण हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है, जो भी आप विषघन औषध लेते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो दाव अग्नि वात आतप शोणितम व शोषितम व, तो मतलब इसका जो दाव अग्नि है, ठीक है, और हमारा वात है, तो इसका क्या हो जाता है, उपशोषितम हो जाता है एक तरीके से, मतलब इससे लक्षण इंक्रीज हो जाते हैं। अग्नि वात से इनके, अग्नि वात और आतप से, अग्नि हो गई, वात हो गया, आतप यानी जो धूप हो गई, इनसे इनके जो लक्षण है वो फिर से इंक्रीज देखने को मिल जाते हैं। एंड सवा वातो वाणा गुण संयुक्तम दूषी विष व्याख्या विषम अभिभू पे इति, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्वभाव वारणा गुण है, मतलब जो दूषित विष है ना, वो स्वभाव से ही इसमें ऐसा गुण रहता है कि वो हमारी जितनी भी धातु रहती है उनको दूषित करता है, ठीक है, इस वजह से इसको दूषित विष कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूषित विष, ठीक। तो अब दूसरे विष के लक्षण क्या है, तो लक्षण जैसे आद्रित हो गया, मतलब आद्रित मतलब फेशियल पैरालिसिस, अतिसार हो गया, दूषित रक्तजन्य रोग हो गए, पिपासा हो गया, आरोचक हो गया, मूर्छा, वमन, भारी स्वर, मोह एंड दूसरे उदर, ठीक है, ये सारे इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। और अमाशय में कफवात के लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अमाशय में कफवात के लक्षण,
पक्वाशय में वात कफ के लक्षण उत्पन्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रकोपित व्यक्ति के सिर में सब बाल, मतलब सिर के जितने भी बाल है वो झड़ जाएंगे, और तथा व्यक्ति पक्षी के कटे हुए पंख के समान नहीं तेज लगता है। ठीक है, जिस तरह से पक्षी के अगर मैं पंख काट दूँ तो वो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है, वो गति नहीं कर पाएगा, उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर दूसरी विष होगा उसके जितने भी बाल है वो उड़ जाएंगे, और दूसरा वो बिल्कुल आपको सुस्त सा दिखाई देगा। देन उसके बाद इसकी चिकित्सा बताई गई है। तो चिकित्सा में स्वेदन है, वमन विरेचन है, देन उसके बाद दूसरी विषारी अगध है। देखो पहले हमने गर्विश के अंदर क्या पढ़ा था, देखो गर्विश के अंदर हमने देखा था कि नगद, नागदंती आदि अगध देखा था, और यहाँ पर दूसरी विष आरी अगध है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी विष अगध है, और प्लस इसका मधु के साथ सेवन कर रहा है। अभी जो दूसरी विष आदि अगध है, तो इसमें आदि में क्या आ जाएगा हमारा पिपली, जटामांसी, सतावर, लोध्र, केवटाती मोता, हुलाहुल, छोटी इलायची और स्वर्ण गहरे, ये सारे आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी चिकित्सा भी होती है। ठीक है, देन इसके बाद एक और टॉपिक आता है विष उपद्रव के बारे में। देखो इनकी संख्या की बात करते हैं कि विष के कितने उपद्रव देखने को मिलते हैं। संख्या अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 16 बताई है। ठीक है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में 16 संख्या बताई है, और चरक सूत्र इसमें 4 संख्या बताई है। ठीक है, विष के उपद्रव। अब देखो यहाँ पर जो 16 मैंने यहाँ पर लिख रखे है, तो मैंने एक ऐसे लिखे ताकि इनको आप आसानी याद कर सको। जैसे वमन विरेचन वस्तिशूल सिरशूल हो जाएगा, श्वास का सिक्का हो जाएगा, ज्वर मूर्छा तृष्णा हो जाएगा, आना विवन शोथ हो जाएगा, और वात प्रकोप, दंश स्थान और रक्तस्राव। तो ये हमारी 16 संख्या बताई है, मतलब 16 आपको लक्षण 16 उपद्रव देखने को मिलेंगे विष के। किसके अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, जबकि आचार्य चरक ने 4 ही बताए हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर बताया है कि विष वेगान, तो विष वेगान मद, पहला क्या बताया, मद बताया। देखो विष वेगान मद, मूर्छा, विषाद और हृदय द्रवा। तो यानी जो मद है, मद होगा, मूर्छा आ जाएगी और विषाद होगा। ठीक है, मतलब जो विशिष्ट लक्षण होंगे, और हृदय द्रवा मतलब हृदय पे एक प्रेशर सा होगा। ठीक है, और प्रवंते। तो ये जो 4 लक्षण है वो कहाँ पर किसने बताया, आचार्य चरक ने बताए हैं। और विष उपद्रव की चिकित्सा क्या है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा कर सकते हो। विविध अगधपान, अलग अलग प्रकार के एंटीटोड दे सकते हो जिस प्रकार के विष आपको दिखेगा। एंड देन सी चिकित्सा देनी है। तो इसमें क्या चिकित्सा देनी है, सी चिकित्सा देनी है। और सी चिकित्सा जब तक देनी है जब तक जो बॉडी के जो हेयर्स होते हैं जिनको लोम कहते हैं वो ठंडे ना हो जाए, आपकी पूरी बॉडी ठंडी सी ना हो जाए, तब तक आपको ये सी चिकित्सा देनी है। तो ये हो गई हमारे विष चिकित्सा। ठीक है, देन अब हम इसका देखते हैं एक तरीके से मॉडर्न एस्पेक्ट। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे थे दूसरी विष, देखो सबसे पहले हमने गर्विश, ये भी ध्यान रखना कि पहले गर्विश पढ़ा है देन उसके बाद दूसरी विष पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम में आप भूल जाते हो कि पहले दूसरी विष पढ़ाता है गर्विश पढ़ाता। ठीक है, तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए दिमाग में याद रखना पहले हमने कौन सा पढ़ा है, गर्विश पढ़ा है, देन उसके बाद दूसरी विष पढ़ा है। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज मत होना। तो गर्विश का याद अलग से लोग याद रखना, दूसरी विष का अलग याद रखना, और जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करता जाना। देखो अब यहाँ पर जो दूसरी विष है तो इसका एक मॉडर्न एक्सेप्ट देख लेते हैं, मॉडर्न एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो पहले इसमें है ड्रग्स इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ड्रग्स देखो अब यहाँ पर जैसे, तो मैं फिर से ऐसे लिख सकता था जैसे मैंने इसमें बताए थे, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट एक बार मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये दूसरी विष है। अब ये दूसरी विष में भी यही है सेम जैसे मैंने पहले बताया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ दूसरी विष कैन बी कंसिडर एनालॉगस टू द कॉम्बिनेटेड टॉक्सिटी। ठीक है, तो एनालॉगस मान सकते हैं इसका किसी भी कॉम्बिनेटेड टॉक्सिटी का। ठीक है, एंड दूसरी विष रिफर टू द स्लो एंड डीपोटेंटिएट फॉर्म ऑफ द टॉक्सिटी। ठीक है, मतलब इसमें पोटेंशियल नहीं होता लेकिन डीपोटेंटिएट फॉर्म होता है टॉक्सिटी का, जो अराइज फ्रॉम द, किससे अराइज होता है, किसके एक्सपोजर से, सावर के एक्सपोजर से, जांगम के एक्सपोजर से, या फिर कृत्रिम विष के एक्सपोजर से ओवर टाइम। ठीक है, एंड दिस एंशिएंट कॉन्सेप्ट अलाइंस क्लोजली टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्रोलॉन्ग लो लेवल ऑफ एक्सपोजर टॉक्सिन कॉन्ट्रीब्यूट द कॉन्स्टिट्यूट। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो लो लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिजेंट होता है कैसे वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्रोनिक हेल्थ इशूज में। तो यहाँ पर 3 चीज़ आई है। मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारा दूसरी विष है वो स्लो होता है, डिपोटेंट होता है, और एक फॉर्म होता है टॉक्सिटी का, जो टॉक्सिटी किससे अराइज होती है, या तो स्थावर विष से, या जांगम विष से, कृत्रिम विष से। ये 3 चीज़ से आई ना, तो इन चीज़ से हम एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर स्थावर विष आया। अब स्थावर विष में क्या है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है कॉन्टिमिटेड विथ पेस्टिसाइड एंड ट्रीटेड विथ राइपनिंग एजेंट इन लाइक कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पर क्या बताया, जितने भी फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उसमें पेस्टिसाइड का यूज किया गया है,
और फ्रूट को पकाने के लिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करा गया है, ठीक है। और देख लेते हैं फूड अल्ट्रेशन इसके अंदर आ जाता है, सच एज फ्लोर, आटा, एडिबल्स ऑयल, पल्स, कॉफ़ी एंड टी। तो इन सभी में क्या है, फूड अल्ट्रेशन किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड मेड फ्रॉम द रिफाइंड फ्लोर, मैदा, सच एज द नूडल्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मैदा का खाना या नूडल्स वगैरह, जैसे कि नूडल्स वगैरह हो गए, पिज्जा, मोमोज, बर्गर हो गए, ब्रेड हो गए। टॉक्सिटी फ्रॉम हैवी मेटल इन प्लांट, अब देखो प्लांट में भी क्या होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स, मतलब बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, तो इन प्लांट की वजह से भी टॉक्सिटी हो सकती है। तो प्लांट लेटेक्स सच एज एलोए लेटेक्स हो गया, तो पॉलन ग्रेन एंड डस्ट, ये भी कैसे होते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं। ये तो हो गया स्थावर विष। तो अब हम बात करते हैं स्थावर है तो प्लांट के रिलेटेड होंगे। अब आता है जंगम, तो इसमें एनिमल रिलेटेड पॉइजन होगा, टॉक्सिटी होगी, वो देख लेते हैं कि जैसे कि एनिमल डेंडर हो गए, तो टिनी फ्लैक और स्किन या पार्टिकल्स फ्रॉम एनिमल डेट में कॉज एलर्जेंस, ठीक है। तो एलर्जेंस हो गया, एडल्ट्रेशन इन मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सी फूड लाइक सेलफिश, फिश कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं है, मरकरी है, ठीक है, HG मरकरी एंड PCB, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्री फूड होता है जैसे कि सेलफिश हो गया, फिशेस हो गए, तो इनमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका मरकरी देखने को मिलती है। मीट सोर्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक। और फिर आता है कृत्रिम विष। अब ये कृत्रिम क्या होता है कि ये मैन मेड होता है, जैसे कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक्स में हो गए, ड्रग्स हो गए, एस्पिरिन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है। अब ये ड्रग्स में मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स की एस्पिरिन और एंटीबायोटिक की वजह से भी अगर आप रेगुलर इसका सेवन कर रहे हो तो वो भी जाके आपको एक लॉन्ग टाइम में क्रोनिक इफेक्ट दिखा सकते हैं। देखो हर एक एलोपैथी में हर एक मेडिसिन का, ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप बहुत लंबे समय से लेते हो तो इसके बहुत ज़्यादा डिफेक्ट भी आप देखने को, जैसे कैंसर वाला पेशेंट है जो भी कैंसर की दवाई लेता है तो आप देखना उसके बाल वगैरह उड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कैंसर की मेडिसिन का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद कंजप्शन ऑफ हॉट ड्रिंक्स हो गए एंड लिक्विड इन प्लास्टिक कप्स हो गया, और बहुत ज़्यादा जो लिक्विड प्लास्टिक कप में ले रहे हो, टैटू इंक हो गई, जो टैटू की इंक हो गई, तो इन सभी से क्या है आपको यहाँ पर टॉक्सिसिटी आपकी धीरे धीरे बॉडी में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कंपैरिजन भी बताया गया है साइन एंड सिम्टम का, दूसरी चीज़ का है मॉडर्न साइंस है, जैसे कि यूरिटिक एरिया हो गया जिसको हम सीट पीस भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना राग लग गए या फिर कुछ इस तरह से भाषा में बोलते हैं, तो उसको दूसरी पीस में हम कोठ, मंडल एंड सुंठी दुस्ती कहते हैं। सोरेसिस, इसको कोठा, मंडला, सुंठी दुस्ती। एक्जिमा, और इसको कुसट बोलते हैं, एक्जिमा इन हेड, अरू, हे फीवर, ठीक है, और डायरिया और वोमिटिंग, ठीक है, सर्दी। तो इस तरह से आपको कुछ रिलेट किया गया है, ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक देखने के लिए आपको यहाँ पर मैंने बता दिया गया है ताकि आपको ऐसा ना लगे सर ने मॉडर्न का पोर्शन कम पढ़ाया है, ठीक है। अब की बार तो मैं मॉडर्न का पोर्शन ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर मॉडर्न का पोर्शन ज़्यादा पढ़ना भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ड्रग्स इंड्यूस टॉक्सिटी। तो अब ड्रग्स इंड्यूस टॉक्सिटी में पहले क्या बताया गया है कि it occur when a person has accumulated too much of a prescription drugs in their blood stream लीडिंग टू नेगेटिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे नॉर्मल मैंने अगर किसी को दवाई दिया, एस्पिरिन वगैरह दिया है, एस्पिरिन ड्रग्स दिया, कोई भी ड्रग्स दिया है, ठीक है, तो उसमें मैंने 2 से 2 टैबलेट बताई थी, लेकिन वो क्या कर रहा है 4 टैबलेट ले रहा है, ठीक है, वो 4 टैबलेट ले रहा है, 8 टैबलेट ले रहा है, रेगुलर ले रहा है, बीच बीच में कोई गैप भी नहीं कर रहा है, रेगुलर महीने महीने खा रहा है, 2 महीने खा रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जब भी आप किसी भी ड्रग्स का ओवर एक्सेसिव यूज़ करते हो तो वो ड्रग्स क्या बन जाती है, आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिटी डेवलप होने लग जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए डाइवर्स एरे ऑफ द एडवर्स इफेक्ट व्हेन आर ब्राउट अबाउट थ्रो ड्रग्स यूज एट आइदर थेरापेटिक्स और नॉन थेरापेटिक ड्रग्स। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि हम किसी ड्रग्स का थेरापेटिक यूज़ करते हो, थेरापेटिक का मतलब ये हुआ कि अगर रेगुलर बहुत लंबे समय से किसी दवाई को ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा है कि नॉन थेरापेटिक डोज। नॉन थेरापेटिक डोज में क्या होता है कि मतलब अगर आप यहाँ पर बहुत लंबे समय से तो नहीं ले रहे पर लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो तो उससे भी आपकी बॉडी में यहाँ पर टॉक्सिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम की। अब सिम्टम भी कह रहा है कि ये डिफर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मेडिकेशन में। जैसे एक होता है लिथियम टॉक्सिटी, एक हमने बताया टेग्रिट्रॉल टॉक्सिटी। अब टेग्रिट्रॉल टॉक्सिटी में जो हमारी ड्रग्स आती है वो आती है कार्बामेज़ोपाइन। अब ये जो कार्बामेज़ोपाइन है वो एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स होती है, मतलब जो मेंटल पागल वगैरह लोगों के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर इसको बहुत ज़्यादा दी जाती है, इसकी टॉक्सिटी हो जाती है तो इसके क्या क्या यहाँ पर लक्षण सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे लिथियम टॉक्सिटी हो गई, ये भी एक ड्रग्स होती है, तो इसे डायरिया, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हैंड में ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच, बोलने में थोड़ा रुकेगा, सीजर्स आएंगे एंड कोमा आएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हमारा ब्लड विजन, डिजीनेस, ट्रबल वर्किंग, और ये किसके बता रहा हूँ मैं, टेग्रिट्रॉल टॉक्सिटी के, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा और सीजर से देखने को मिलेंगे। देखो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीजर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ में डिफरेंस बताऊंगा कि सीजर क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होती है
एंड देन कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको केवल सीजर देखने को मिला है कहीं कहीं। अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं सीजर, एपिलेप्सी और कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। सिलेबस में नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। सीजर को आम भाषा में हम दौरा भी कहते हैं। इस सीजर के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये दौरा देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम प्रूफ्ड सीजर भी कहते हैं। और इसका रीजन क्या हो सकता है, बहुत तेज बुखार हो सकता है, या फिर हाइपोग्लिसेमिया हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर अल्कोहल विड्रॉन हो सकता है, कोई हेड इंजरी वगैरह हो सकती है, कोई ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, जिन केसेस में आपको ये दौरा देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है, जिसको हम आम भाषा में मिर्गी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये कोई एक्यूट रीजन की वजह से नहीं होता, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें 2 और मोर देन द रिकरेंट अनअप्रूव्ड सीजर्स, ठीक है। तो ये नो एक्यूट रीजन, तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आती है। उसके बाद कन्वल्जन है। देखो कन्वल्जन का मतलब है कि कोई स्पाज्म वगैरह, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्यों आएगा, जैसे दौरे में भी क्या होता है, आपके हाथ पैर ऐसे छटकते हैं, इधर उधर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब फिजिकल जर्किंग जो वगैरह होती है, या फिर जो शेकिंग मूवमेंट होती है, उसको हम कन्वल्जन कहते हैं। ये सीन इन सम टाइप ऑफ सीजर्स, ये जितने भी सीजर्स होते हैं इनमें देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑल कन्वर्जन आर कवर्ड बाय द सीजर। तो जितने भी कन्वर्जन होते हैं, मतलब फिजिकल जर्किंग वगैरह होती है, सीजर के द्वारा ही होती है। क्योंकि भाई सीजर में क्या होता है, आपके हाथ पैर ऐसे कांपने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे झटके वगैरह मारते हैं, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, आपका कन्वर्जन के अंदर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जितना भी कन्वर्जन है वो सीजर के द्वारा आते हैं, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑकुरेंस हैजार्ड, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऑकुरेंस हैजार्ड होते हैं, ठीक है। ऑकुरेंस हैजार्ड का मतलब आप समझ रहे हो कि जहाँ पर कोई वर्कर काम करता है तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या डेंजर्स होते हैं, क्या खतरनाक होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आती है कि ए डेंजर या हैजार्ड टू वर्कर दैट इज इनहेरिएंट इन ए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ठीक है। जैसे कि आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखा होगा कि कोई ऐसा वर्कर है जो पत्थर तोड़ने का काम करता है। पत्थर तोड़ने की वजह से इसके जो भी पत्थर के पार्टिकल्स है वो उसके लंग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको लंग्स सिरोसिस हो जाता है, लंग्स ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्यूपेशन हैजार्ड में क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग वर्कर होते हैं, अलग अलग जगह का काम करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की उनको बीमारी होती है, ठीक है, अलग अलग डिजीज़ होती है। तो ए वर्किंग कंडीशन डेट कैन लीड टू द इलनेस और डेथ, कोई इसकी मतलब एक वर्किंग कंडीशन लीड टू इलनेस और डेथ भी कर सकती है, ठीक है। अब जैसे कि हम पहले बात करते हैं फिजिकल हैजार्ड की, तो इसकी बात करने से पहले जो हमारा एक टॉपिक रह गया है इसमें अंदर, वो रह गया है कि ट्रीटमेंट वाला रह गया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिक का सिंपल सा ट्रीटमेंट है। एक्यूट है तो आप किसी भी ड्रग से टॉक्सिटी तो गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हो, ठीक है। मतलब अचानक से, मतलब ऐसा कुछ खाया जिसकी वजह से आपको साइन सिम्टम मिले और कुछ लक्षण देखने को मिले, तो आप इसमें गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हो, जो हम पहले देख चुके हैं। या एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो, जो पूरी इसकी जीआईटी पे चली जाएंगे, ठीक है, और उसमें एब्जॉर्ब कर लेंगे उस टॉक्सिन को। कुछ एंटीटॉड वगैरह दे सकते हो, ठीक है। ये सब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक। तो अब हम फिर से बात करते हैं इसी की कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हमने देख लिया। अभी जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो भी 4 प्रकार का है। पहला होता है फिजिकल हैजार्ड। तो फिजिकल हैजार्ड में क्या होता है कि देखो, जो नॉर्मली फिजिकल जो वर्कर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो जैसे हीट में बताया कि हीट शॉक हो गया, हीट ऑब्जेक्शन हो गया, बर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई ऐसा वर्कर है जो पूरे दिन धूप में काम कर रहा है तो उसको हीट शॉक हो सकता है। और हीट एग्जॉशन हो गया, मतलब या फायरिंग वाले वर्कर है तो फायर से वो जल सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसे है जो कोल्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ट्रेंच फूस हो सकते हैं, फ्रोस्ट वाइट हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे वर्कर है जो लाइट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, दिन भर काम करेंगे तो, ठीक है। और या फिर जो पीपल वर्किंग विद रेडिएशन, जो हाई रेडिएशन में काम करते हैं, ठीक है, या डॉक्टर वगैरह भी जो रेडिएशन में रहते हैं, ठीक है, जो मतलब जो एमआरआई वगैरह होती है, एक्सरे वगैरह होती है, तो उनसे भी कह रहा है कि वो चश्मे हमेशा पहने रखते हैं वैसे, इसलिए सावधानी के लिए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है जैसे नॉइज़ है, तो नॉइज़ में क्या होता है, मतलब ऐसे कोई इंडस्ट्री वगैरह है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है तो उसकी वजह से आपको ऑक्यूपेशन में डेफनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है। फिर आता है केमिकल हैजार्ड। तो केमिकल हैजार्ड के अंदर क्या आ सकते हैं, जैसे कि बर्न, डर्मेटाइटिस, मतलब किसी केमिकल की वजह से हाथ जल सकता है, स्किन जल सकती है, स्किन खराब हो सकती है, स्किन में इन्फ्लामेशन आ सकता है, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस हो सकता है। मतलब अगर आप कोई ऐसा वर्कर है जो सिलिका की इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको सिलिकोसिस देखने को मिलेगी। एब्स्ट्रोसिस में काम करता है तो एब्स्ट्रोसिस में काम करने को मिलेगा। आयरन फैक्ट्री में वर्क करता है तो सिड्रोसिस देखने को मिलेगा। कोल्ड डस्ट में काम करता है तो एंथ्रेक्सोसिस देखने को मिलेगा, एंथ्रेक्सोसिस देखने को मिलेगा।
देन उसके बाद बायोलॉजिकल कुछ हैजार्ड है कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, HIV एड्स वगैरह, ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं तो इन सभी को देखने को मिल सकती है। फिजियोलॉजिकल हैजार्ड फिजियोलॉजिकल तो हो गए, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स हो गए, जैसे वर्क रिलेटेड स्टेट, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाई का ही हो गया तो, या फिर कोई और काम कर रहा है तो उससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या कोई वायलेंस हो गया, मारपीट वगैरह हो गया, ठीक है, बुलिंग करते हैं, एक तरीके से रैगिंग वगैरह लेते हैं, बुलिंग करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, तो इनसे भी आपको यहाँ पर ये विजीज या कोई डिजीज मेंटली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देन अब इसके बाद हमारे लास्ट टॉपिक बचा है, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। तो इसमें हम एलर्जी के बारे में देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाय एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले हम उसके बाद देखते हैं एलर्जी रिएक्शन के बारे में। एलर्जी रिएक्शन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन इज एक्सपोज टू एन एलर्जन बाय इनहेलिंग इट्स स्वेलिंग और गेटिंग ऑन देयर स्किन। तो इसमें क्या है, कोई भी पर्सन है जो किसी एक्सपोज होगा किसी भी एलर्जेंस, देखो एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो इनहेल करता है इसको या स्वेलो करता है, ठीक है, या फिर उसकी स्किन पे टच कहीं कर जाते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर ए पर्सन इज एक्सपोज देयर इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट डेट क्रिएट एलर्जी। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जेंस गया, देखो एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है जिससे आपको एलर्जी होगी, वही एलर्जेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मिट्टी से एलर्जी है तो वो एलर्जेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, जो भी किसी से भी है तो द बॉडी प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी। अब जैसे एलर्जेंस वगैरह गया तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी है वो IG एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, एलर्जेंस से बाइंड करेगी। अब एलर्जेन से बाइंड करने से पहले ये जो एंटीबॉडी है वो अटैच होती है, आपकी बॉडी में एक सेल होती है, इसका नाम होता है मास्ट सेल। तो ये एंटीबॉडी पहले अटैच होती है मास्ट सेल से, और उसके बाद ये जो मास्ट सेल से एंटीबॉडी अटैच हुई है फिर वो अटैच होता है एलर्जेन से। जैसे मान लो पोलन ग्रेन से आपको एलर्जी है, ठीक है, तो मैं कहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो जैसे मान लो ये पोलन ग्रेन है और ये हो आप, इस तरह से मान लो आपको ये GIT है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर अंदर चला गया, ये अंदर चला गया। अब जैसे मान लो आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी थी तो ये क्या कहलाएगा, एलर्जेंस कहलाएगा, एलर्जन कहलाएगा। अब इस एलर्जन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी, बहुत सारे ऐसी एंटीबॉडी बनाएगी, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगी। अब ये एंटीबॉडी किससे अटैच करेगी, ऐसे छोटी छोटी सेल्स होती है जिनको मास्ट सेल कहते हैं। अब ये सेल थी और इसके साथ ये एंटीबॉडी जुड़ गई, ठीक है, अब ये जुड़ गई तो अब क्या करेगा, जो भी एलर्जेंस था पोलन ग्रेन था, अब इस पर जाके ये अटैच कर जाएंगे। अब जैसे अटैच करेंगे तो ये जो मास्ट सेल होती है वो रिलीज करती है हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन क्यों रिलीज करती है, क्योंकि हिस्टामिन की वजह से इसको क्या करेंगे, ये हिस्टामिन की वजह से इसको किल करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन जब वो हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, तो हिस्टामिन रिलीज हो जाता है तो इसकी वजह से कुछ और भी आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलती है, और इसी हिस्टामिन की वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल जाती है। तो पता लग गया एलर्जिक रिएक्शन देखने को क्यों मिल रही है। एलर्जिक रिएक्शन इस मास्ट सेल के हिस्टामिन सेल के रिलीज होने की वजह से, हिस्टामिन जो केमिकल है वो रिलीज होने की वजह से आपको यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है। तो अब डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं कि अब एंटी हिस्टामिन वगैरह दे देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख रहा है सेम, कोई ऐसा खास नहीं है, ये आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे पहले भी। तो एलर्जन बाइंड टू द IG विच इज अटैच टू द मास्ट सेल एंड विच कॉज द मास्ट सेल टू रिलीज द वैरायटी, ठीक है। तो जो IG एंटीबॉडी मास्ट सेल से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो मास्ट सेल है वो रिलीज करता है बहुत सारे केमिकल्स को ब्लड के अंदर, जैसे कि हिस्टामिन वगैरह हो गया। और ये हिस्टामिन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, इस हिस्टामिन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की एलर्जी होती है, फूड एलर्जी, किसी को स्किन की एलर्जी, किसी को डस्ट की एलर्जी, इंसेक्ट स्टिंग की एलर्जी। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई इंस्टेंट कोई बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उसकी वजह से पूरा शरीर पे ऐसे फोड़े फोड़े से हो जाते हैं, दाने धब्बे धब्बे से। पेट एलर्जी, ड्रग्स एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस। सिम्टम्स क्या होती है, देखो ये यहाँ पर सारे सिम्टम बताए गए हैं। जैसे इनहेल्ड स्किन एलर्जी, तो अगर कोई चीज़ का इनहेल कर लेते हैं तो उसे इचिंग, वाटरी आइज हो सकते हैं, स्नीज हो सकते हैं, इची, रोनिंग नोज, रेसेस और फील्ड ट्राइडल। फूड एलर्जी है तो स्टोमच क्रैम्प्स आ जाएंगे, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। अगर किसी के इंसेक्ट से, जो मैंने यहाँ पर ये सब लिखे हुए ना, अगर किसी इंसेक्ट से एलर्जी हो रही तो स्वेलोइंग, रेडनेस, पेन देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, एंटी हिस्टामिन वगैरह देना है और इम्यूनोथेरेपी देना है। देखो इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, जैसे अभी मान लो कि पोलन ग्रेन से एलर्जी हो रही थी, तो पोलन ग्रेन से एलर्जी क्यों हो रही थी, क्योंकि जो आपकी बॉडी है, जो इम्यूनिटी है, उसको पहली बार पोलन ग्रेन ने उसने रिकॉग्नाइज किया है। उसने देखा कि पोलन ग्रेन तो कोई फॉरेन एजेंट है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को नहीं पता है कौन फॉरेन एजेंट है, मतलब कौन पैथोजन है कौन नहीं है। तो आपने समझा कि पोलन ग्रेन ने समझा, आपकी बॉडी के पोलन ग्रेन ने समझा कि कोई हमारी बॉडी में
एलर्जन आया है, मतलब कोई पैथोजन आया है, तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाओ और वही एंटीबॉडी आगे जाके हिस्टामिन से चिपकेंगी और हिस्टामिन मास्ट सेल को रिलीज करेंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रोज़ पोलन ग्रीन को छोड़ रहे हैं, और रोज़ पोलन ग्रीन को छोड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी को पता लग जाएगा अरे ये तो पोलन ग्रीन है, ये हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर जो एलर्जी वगैरह होती है वो शहर के लोगों को होती है। शहर के लोगों को क्यों होती है, क्योंकि वो उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो नए नए पार्टिकल्स को, नए नए एजेंट्स को, जैसे मिट्टी, धूल वगैरह, इनको कभी दिखती नहीं है, वो बहुत कम आते हैं। लेकिन जैसे वो गाँव में आते हैं तो उनको एलर्जी, जुकाम, छींकना, ये सब लग जाते हैं, आंखों में पानी आना। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी को पता ही नहीं है कि वो कोई पैथोजन नहीं है, नॉर्मल डस्ट पार्टिकल है। लेकिन आपकी बॉडी क्या समझने लगती है कि ये बहुत पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाओ, एंटीबॉडीज बनेगी तो कहीं ना कहीं हिस्टामिन बनेगा, बहुत हिस्टामिन बनेगा तो आपको एलर्जी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई बातें हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर के बारे में। देखो एंडोक्राइन डिसरप्टर में क्या बताया गया है कि देखो बहुत सारे जो एक्सोजिनस एजेंट्स होते हैं, अभी एक्सोजिनस एजेंट क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो हार्मोन का सिंथेसिस हो गया, स्टोरेज हो गया और रिलीज ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बाइंडिंग एक्शन हो गया, एलिमिनेशन ऑफ नेचुरल ब्लड बॉर्न हार्मोन्स हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। तो देखो अभी एक्सोजिनस एजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पर्सनल के प्रोडक्ट लगा रहे हो, पेस्टिसाइड लगा रहे हो, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गई, मेटल्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, इनकी वजह से आपकी बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनका सही से सिंथेसिस नहीं होगा, सही से रिलीज नहीं होगा। ठीक है, और आप जानते हो हर एक हार्मोन आपकी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से कवर कराने की, और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो, धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।